Okay, in this lecture we will study about the escape distance and escape zone. These two parameters are related to sky wave propagation. So in the case of sky wave propagation we always say कि जब हम स्काई की हेल्प लेते हैं तो कौन सा प्रोपगेशन बोलते हैं, वी से स्काई वेव प्रोपगेशन. यदि हम ग्राउंड की हेल्प लें तो हम कौन सा प्रोपगेशन बोलते हैं, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन. तो देयर इज़ सिग्निफिकेंट एंड प्रोमिनेंट रोल ऑफ आइनोस्फेरिक लेयर्स. तो सवाल ये है कि हाउ डज आइनोस्फेरिक लेयर्स आर फॉर्म्ड. तो सन की एनर्जी जब गैसियस एटम से इंटरेक्ट करती है, सन की एनर्जी जब गैसियस एटम से इंटरेक्ट करती है, तो ये सपोज दैट गैसियस एटम है और सन की एनर्जी इससे इंटरेक्ट करी, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डिटैच होता है. तो इलेक्ट्रॉन डिटैच हुआ तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन. और जो दूसरा टर्म हम यूज़ करते हैं दैट इज़ लेयर. लेयर मीन्स रीजन. तो आइनोस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स होती हैं. एट द डे टाइम दिस इज़ F1, F2, D एंड E लेयर. E एंड D लेयर आर द लेयर्स ऑफ आइनोस्फेरिक लेयर एट द डे टाइम. और यदि हम नाइट के टाइम पे बात करें तो F एंड E लेयर इज़ प्रेजेंट. तो अब देखिए कि ये हमारा ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ये हमारा रिसीविंग एंटीना है. ट्रांसमिटिंग एंटीना से हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लॉन्च किया और ये यहाँ से जाके क्या हुआ, यहाँ से जाके सिग्नल रिफ्लेक्ट बैक हुआ. ये मैंने एक जो डैश डैश लाइन बनाई है उसको हम बोलते हैं, मैं इसको क्या बोलता हूँ, नॉर्मल बोलता हूँ. नॉर्मल से जो भी एंगल मेज़र करते हैं उसको हमेशा हम एंगल कहाँ से मेज़र करते हैं, नॉर्मल से मेज़र करते हैं. तो ये जो थीटा आई लिखा हुआ है वो क्या है, इंसिडेंस एंगल है. थीटा आई क्या है, इंसिडेंस एंगल है. तो आइनोस्फेरिक लेयर के फॉर्मेशन के बाद हम इसका म्यू देखते हैं. म्यू इज इक्वल टू √1 - 81 n/f². व्हाट इज़ n? n इज़ नथिंग बट इट्स अ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. f इज़ द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी. मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी म्यू को अफेक्ट ज़रूर करेंगे. तो ये देखते हैं कि हम इन पैरामीटर्स का स्किप डिस्टेंस पे क्या फ़र्क आता है. तो व्हाट इज़ द स्किप डिस्टेंस? मैं ये बोलता हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमीटर टू रिसीवर. मतलब कि स्काई वेव प्रोपगेशन में यदि सिग्नल मैंने यहाँ से लॉन्च किया तो वो रिफ्लेक्ट बैक होके आ जाए और रिसीव हो जाए, तो ट्रांसमीटर से रिसीवर के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, स्किप डिस्टेंस कहलाएगी. तो स्किप डिस्टेंस कई पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है. स्किप डिस्टेंस जो जिन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है वो हैं फ्रीक्वेंसी, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन. तो इन तीनों पैरामीटर्स का हम इफ़ेक्ट देखेंगे. तो उसके पहले हमें ये ध्यान रखना है कि आयोनाइजेशन लेयर इज़ फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन ऑफ सन एनर्जी एंड गैसियस एटम. ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन will detach and this process is called ionization. Second thing that you have to remember about the mu, we have already derived the equation of mu. Mu depends on the n and f. What is n? N is known as electron density and f is known as frequency of operation. So what is theta I? Theta I is nothing but it's a incidence angle. This dash dash line is nothing but it's a normal. We always measure the angle from the normal. Please remember these points. And second point, that is the distance between transmitter to receiver is known as skip distance. So in the case of sky wave propagation we always take the help of sky or we always take the help of ionospheric layers. Please remember these points. So let's see the effect of these parameters, frequency and angle of incidence and degree of ionization. तो आप देखिए कि इस फिगर में मैंने ये अर्थ सरफेस बनाया है. ये हमारी आइनोस्फीयर की लेयर्स हैं. तो आप देखिए कि नॉर्मल से जो एंगल मेज़र करते हैं वो क्या कहलाता है, इंसिडेंस एंगल कहलाता है. यहाँ पे देखिए इंसिडेंस एंगल पहले केस में θ1 ज़्यादा है, θ2 कम है, θ3 और कम है.
और एंगल ऑफ इंसिडेंस और कम किया तो वेव कहाँ पे चली जाएगी, स्पेस पे चली जाएगी। तो आपने क्या देखा कि यदि θ1, θ2 और θ3 ये उसका ऑर्डर है, θ1, θ2, θ3। θ1 के केस में स्किप डिस्टेंस d1 है, θ2 के केस में स्किप डिस्टेंस d2 है, θ3 के केस में स्किप डिस्टेंस d3 है। तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ कि यदि मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस रिड्यूस करूँ तो मेरा स्किप डिस्टेंस क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अच्छा, तो मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया कि यदि मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को रिड्यूस किया तो मेरा स्किप डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो अब देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का इफ़ेक्ट क्या है। अब वेल नोन इक्वेशन है E इक्वल्स टू h इंटू फ्रीक्वेंसी। व्हेन यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी द एनर्जी ऑफ द सिग्नल विल आल्सो इंक्रीज। तो सिग्नल की एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। चलिए, इंक्रीज होने पे क्या होगा, ये इस फिगर पे देखिए कि ये एक ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ये एक रिसीविंग एंटीना है। ट्रांसमिटिंग एंटीना से मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल क्या किया, लॉन्च किया। तो आप देखिए कि F1, F2 और F3 इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, F3 की है। तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, F3 की होगी। F1 फ्रीक्वेंसी का सिग्नल लॉन्च किया, स्किप डिस्टेंस ये आई। F2 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, मतलब इसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एनर्जी का इक्वेशन अभी देखा, एनर्जी का इक्वेशन देखा कि E इज इक्वल टू h इंटू फ्रीक्वेंसी। एनर्जी ज़्यादा होगी तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा, स्किप डिस्टेंस ज़्यादा दिखी। F3 और ज़्यादा डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन होगा, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा होगी, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा और ज़्यादा स्किप डिस्टेंस आई। यहाँ पे भी देखिए, यदि आप देखिए म्यू पे इफ़ेक्ट देखिए, यदि आपने ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ किया तो क्या होगा, ये पैरामीटर क्या होगा, रिड्यूस होगा, ये पैरामीटर रिड्यूस होगा। तो ये पैरामीटर यदि रिड्यूस हुआ तो फाइनली आप क्या कहेंगे कि ये पूरा पैरामीटर रिड्यूस होगा, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ये पूरा पैरामीटर रिड्यूस हुआ। तो ओवरऑल 1 माइनस समथिंग ये पैरामीटर रिड्यूस हो गया, मतलब म्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। म्यू क्या हो गया, इंक्रीज़ कर गया। ये चीज़ हमने नोटिस की, और ये भी चीज़ नोटिस की कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो स्किप डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। अच्छा, दूसरी चीज़ एक इसका अपोजिट भी हम देख सकते हैं कि n इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो आपने ऑब्ज़र्व क्या किया था कि म्यू यदि इंक्रीज़ हुआ तो स्किप डिस्टेंस क्या हो गई, इंक्रीज़ कर गई। म्यू यदि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हुई, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हुई तो म्यू क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। म्यू इंक्रीज़ हुआ तो आपने क्या ऑब्ज़र्व किया कि स्किप डिस्टेंस भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। मैं इसको यहाँ पे लिख ही देता हूँ कि यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो मेरा म्यू क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, स्किप डिस्टेंस डी क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। अच्छा, इसका अपोजिट सिचुएशन सोचते हैं। एन क्या है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो क्या नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आयोनाइजेशन से रिलेटेड है, बिल्कुल है। यदि आयोनाइजेशन का डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीजेस, यदि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीज़ होगा तो ये पैरामीटर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा तो 1 के साथ ये क्वांटिटी क्या होगी, बड़ी होगी, -1 माइनस एक थोड़ा सा बड़ी क्वांटिटी माइनस होगी, तो क्या होगा, म्यू क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। यदि म्यू डिक्रीज़ होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इट मे बी पॉसिबल स्किप डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो कंक्लूज़न क्या निकाला, कंक्लूज़न ये निकाला कि यदि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ा तो स्किप डिस्टेंस घटने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो इन तीनों पैरामीटर्स का इफ़ेक्ट देखा, कौन कौन से। पहला तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यदि मैंने रिड्यूस किया, तो स्किप डिस्टेंस मेरी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। पहला पॉइंट ऑब्ज़र्व किया। दूसरा पॉइंट क्या ऑब्ज़र्व किया, यदि मैंने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ किया तो मेरा क्या हो रहा है, स्किप डिस्टेंस इंक्रीज़ कर रहा है। यदि n मतलब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन यदि इंक्रीज़ कर जाए तो मेरा क्या होगा, स्किप डिस्टेंस रिड्यूस होगा। तो तीनों पॉइंट्स को प्लीज़ आप याद रखिए। तो सवाल ये है कि व्हाट इज़ स्किप जोन। तो आप स्किप जोन को हम साइलेंस जोन भी कहते हैं। अच्छा, आप देखिए ये आयोनाइजेशन
की वजह से जो लेयर फॉर्म हुई, दैट लेयर इज़ नोन एज आइनोस्फेरिक लेयर। तो when we take the help of sky, then we say sky wave propagation. When we take the help of earth, then we say it's a ground wave or surface wave propagation. Can you say it's a distance between transmitter to receiver, and this distance is known as skip distance. इस distance को हम क्या बोलते हैं? skip distance बोलते हैं। अच्छा देखिए, मान लीजिए आपने ग्राउंड वेव प्रोपगेशन यूज़ किया, तो ये जो ऐसा एटीन्यूएटेड वेव मैंने बनाया है, तो ये एटीन्यूएटेड वेव किसकी हेल्प ले रही हैं? क्या अर्थ सरफेस की हेल्प ले रही हैं? बिल्कुल है। तो अर्थ सरफेस की हेल्प से जो होने वाला प्रोपगेशन होगा वो क्या कहलाएगा? ग्राउंड वेव प्रोपगेशन कहलाएगा। मतलब कि यू कैन इस्टेब्लिश द कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन ए टू बी, यू कैन इस्टेब्लिश द कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन ए टू सी। आप इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, यहाँ के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। बट बिटवीन सी टू बी, यदि मान लीजिए कोई एक रिसीवर है, तो क्या आप उस रिसीवर को सिग्नल भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे कोई भी रिसीवर सिग्नल रिसीव नहीं करेगा? कैन आई से इट्स अ डेड जोन? कैन आई से इट्स अ साइलेंस जोन? कैन आई से इट्स अ स्किप जोन? तो साइलेंस जोन, स्किप जोन, डेड जोन, दीज थ्री थिंग्स आर सेम। तो नेक्स्ट फिगर पे देखिए, ये है बिल्कुल वैसा ही फिगर है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये कौन सा प्रोपगेशन? स्काई वेव प्रोपगेशन। ये कौन सा प्रोपगेशन है? ग्राउंड वेव प्रोपगेशन है। सोच के देखिए, सी टू बी क्या एक ऐसा जोन है जहाँ पर किसी भी तरीके का सिग्नल नहीं पहुँच रहा है? यहाँ पे सिग्नल नहीं पहुँच रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? स्किप जोन बोलेंगे। तो आपको मैंने इस स्किप जोन को कवरेज देने के लिए हम कौन सा एंटीना यूज़ करते हैं? इस स्किप जोन की प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए निविस यूज़ करते हैं। आप उस निविस एंटीना को चाहे तो आप देख भी सकते हैं। बाय इंक्रीजिंग द टेक ऑफ एंगल वी कैन कवर द स्किप जोन। तो होपफुली ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।